प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत केंद्र भारत को एशिया में इसके प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सौंदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के दल पर हुए हमले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत करीब 600 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। ईरान के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित किया और तेहरान से अपने दूत को वापस बुलाया। और बेंगलुरु में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार के प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सरकारी नीतियों और योजनाओं की दक्षता को दिखाता है। श्री मोदी केरल के कोच्चि में मरीन ड्राइव में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जिस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहां सिर्फ 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकसित भारत बनने के लिए हमने जो दिशा तय की है वो रास्ता सही है। श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत को मित्र के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कोई वंचित न रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश के दक्षिणी हिस्से में विकास को बल मिलेगा। केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। आज यहाँ देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और LPG इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सहकारी क्षेत्र भारत के 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में बड़ा योगदान दे। आज नई दिल्ली में नौरोजी नगर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन्होंने सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ता निजी निवेश उद्योग और अनुसंधान के लिए उत्साहजनक है। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले साल इस क्षेत्र के स्टार्टअप में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया।
India International Science Festival is also going to provide us an opportunity of public outreach so that the stakeholders, those who are benefited from these technological innovations, get to know what all is available now. And gone are the days when India used to wait for taking a lead from others. Now India is leading the others, and therefore our focus is also on the young scientific minds who are going to nurture, harness science technology over the next 20-25 years and going to be the architects of India 2047. ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में श्री दास ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। For the current financial year, RBI's growth projection was 7%. The National Statistics Office has said 7.3%. So in fact, when we said 7% for current year, there are a lot of opinions outside that RBI was over-projecting. But in actuality, the National Statistics Office, which has a lot more data, has said 7.3% for current year. And for next year, the financial year 24-25, India's GDP growth will touch 7%. सरकार ने कहा है कि पिछले वर्ष नवंबर तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजीव ठाकुर ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से लगभग 8,60,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और बिक्री हुई है और 6,70,000 से अधिक रोजगार सृजन हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच के लिए सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस संयुक्त विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी 12 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय के दल पर इस महीने हमला किया था। शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के मामले में मोहम्मद अकबर भट्ट और अन्य की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर में 7 अचल संपत्तियां और 2 बैंक खाते शामिल हैं। निदेशालय की जांच से पता चला है कि अल जबर ट्रस्ट को छात्रों से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। पूरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को आज लोगों के लिए खोल दिया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का उद्घाटन किया। दर्शन सुगम बनाने के लिए 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर परिसर के चारों ओर 75 मीटर गलियारे का निर्माण किया गया है। एक रिपोर्ट। श्रद्धालु श्री मंदिर के नवीनीकरण से बहुत खुश हैं। पूरे शहर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। मंदिर प्रशासन ने समारोह के लिए लगभग 1000 मंदिरों को आमंत्रित किया। इसमें माता वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर और शिरडी साई मंदिर भी शामिल हैं। लोगों ने इस अवसर पर दिए जलाए और पूजा और कीर्तन किया। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना तीर्थ नगरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने की राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। कटक से तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी और केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक तथा स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के केवल 2 महीने में ही 15 करोड़ से अधिक लोगों के इसमें शामिल हुए। इसमें 2,21,000 ग्राम पंचायतें और 9,541 शहरी इलाके शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को यात्रा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश भर में सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। मणिपुर में आज सुबह पुलिस चौकी पर संदिग्ध कुकी उपद्रवियों की गोलीबारी में मणिपुर पुलिस के 2 कमांडो शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। लोगों ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की है और दुकानें तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा।
सरकार ने कहा है कि 597 रेलवे स्टेशनों को लिफ्ट और एस्केलेटर उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। सरकार सुगम भारत अभियान के अंतर्गत रेलगाड़ियों और स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष दिसंबर तक 372 स्टेशनों पर 1200 से अधिक एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहित लगभग 120 उड़ानों में देरी हुई और 53 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली जाने वाली लगभग 20 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। ईरान के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया है और तेहरान से अपने दूत को वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि तेहरान गए ईरान के राजदूत को इस्लामाबाद लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान ने कल हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और मिसाइल हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। बेंगलुरू में तीसरे और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 213 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 4 विकेट पर 212 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन बनाए। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत भी पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 20% की छूट के साथ सनातन खादी वस्त्र का आज शुभारंभ किया। सनातन वस्त्र को भारतीय परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। ग्रामोत्सव के उपलक्ष्य में नई दिल्ली का खादी भवन 25 जनवरी तक ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10 से 60% तक की विशेष छूट देगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत केंद्र भारत को एशिया में इसके प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के दल पर हुए हमले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया और सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत करीब 600 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।